देखिए बच्चों, अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी एंड एफ दोनों की बात इसी चैप्टर में करेंगे। पहले डी ब्लॉक की बात करते हैं, फिर एफ ब्लॉक की बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनऑर्गेनिक का वीडियो देखते समय आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए और आप उससे मैच करते रहें, बिल्कुल हमेशा देखते रहें उसको। और मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ अगर मान लो कुछ गलत भी बोल देते हैं तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सही माना जाएगा। तो मैं खुद एनसीईआरटी देख के बोलता हूँ, लेकिन मेरे पास एनसीईआरटी जो किताबें हैं वो सब की सब मेरी कोचिंग में पड़ी हुई हैं। तो क्या है कि मुझे उसमें मोबाइल में देखना पड़ता है और मैं देखता हूँ और फिर उसी को बता देता हूँ आपको। समझाना मेरा काम है। डी ब्लॉक एलिमेंट 4 सीरीज़ है इसकी, जिसमें 3 सीरीज़ मेन है। चौथी सीरीज़ तो क्या है कि वो ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने भी लिख दिया। चौथी वाली तो मुझे याद भी नहीं है। एक्टिनियम याद है, उसके बाद वाले केवल एक्टिनियम सीरीज के एलिमेंट याद है, एफ ब्लॉक के हैं वो। लेकिन ये सब तो हम लोगों ने याद किया था कि वो जो नॉमेनक्लेचर करते हैं ना वैसे क्या किया था याद। तो हमारा जो पहला सीरीज है 3D सीरीज, इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक है। अगर आपसे कभी एटॉमिक नंबर पूछ दे इनका, तो आपको क्या करना है, इसमें जैसे यहाँ से चल रहे हैं, जब ये ऊपर से 1 2 3 4, तो पहले आपको 18 जोड़ना है, फिर 32, फिर 32, 18 32 32 हर जगह पे। जैसे ये क्या हो रहा है, 18 फिर 32 फिर 32 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 18 और ये फिर एक बार 18 जुड़ रहा है। यहाँ पर से एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसीलिए 32 जुड़ना स्टार्ट होता है। तो यहाँ एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये 18, ये 18 और यहाँ 32 होगा। और इसमें क्या होगा कि ये 18 फिर 32 32, इसके आगे सब वैसे ही चलेगा। अब बात आती है यहाँ पर एलिमेंट, तो मैंने लिख दिया। एलिमेंट आपको याद भी करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है। तो ग्रुप पीरियड का एलिमेंट अगर आपको बोला हो कि एटॉमिक नंबर देकर बोला हो, तो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टी में शॉर्ट ट्रिक बताया है। लेकिन अगर आपको किसी एटम का सिंबल दे दे, जैसे RE बोल दे, OS बोल दे, HS बोल दे, ऐसा कोई सिंबल दे दे और बोले कि भाई बताओ कि कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, तो फिर उसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, उसमें तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है? एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबसेल। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा वो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे इसी की बात करें, एटॉमिक नंबर कम है तो इनकी बात कर लेते हैं। कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। 4s2, अब 4s2 के बाद जस्ट बाद 3d1 पहला इलेक्ट्रॉन, 3d2, 3d3 इस तरीके से आगे बढ़ता है और यहाँ तक जाते जाते 3d10 हो जाता है। अब 3d10 के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 4p में जाता है। वो 4p में जाता है तो वो p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। तो इसी खाली डी ब्लॉक की नहीं, s ब्लॉक का वो एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में जाता है या s ऑर्बिटल में जाता है, क्योंकि s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है। p के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता है, p सबसेल में, और d के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाता है, f के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाता है। लेकिन एक टर्म आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट इन विच डी सबसेल इज इनकम्प्लीट। जिसमें डी सबसेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो, वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। मतलब डी सबसेल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? इनकम्प्लीट का मतलब कैसा? D1 to क्या होना चाहिए? 9, मतलब D10 नहीं होना चाहिए, D1 to 9 होना चाहिए। तो D1 to 9 इसमें नहीं है भाई, ये D10 है, ये D10 है, ये D10 है, ये D10 है, तो चलो ये तो हटा दिया हमने। इसको बोला कि भाई ये तीनों क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनका कन्फिग्रेशन जिंक का क्या है? 3d10, कैडमियम का 4d10, मरकरी का 5d10, ठीक है, UUB का 6d10,
तो ये क्या है कि जिसमें डी सब सेल कंप्लीट हो जाएगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। तो आप इनको याद रखेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अच्छा, आपके मन में, कई बच्चों के मन में एक सवाल आता है जो मेरे मन में, मैं जब पढ़ता था तो मेरे मन में आया था, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे कॉपर है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो लिखते हैं 4s1 3d10, 4s1 3d10। तो अब इसका मतलब डी तो भर गया। अगर डी भर गया दैट मीन्स कि कॉपर भी, सिल्वर भी, मतलब जो जिसमें भी D10 आ जाए वो क्या हो गया, वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। मतलब हमको जिंक, कैडमियम, मरकरी के अलावा भी ये ग्रुप 11 वाले भी, ये ग्रुप है 3, 4, ये सब ग्रुप है, तो ग्रुप 11 वाले भी लेने चाहिए। पर ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉपर शुड हैव 3d9। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से कॉपर में 3d9 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d9 ही होना चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम चेंज करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाला मेथड अपनाते हैं कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि हम 3d9 की जगह 3d10 कर देते हैं, समझ गए? वरना उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो वो 3d9 ही होना चाहिए। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो आप नहीं लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा उसमें आप वो कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप बोलते हैं कि एक्सेप्शन कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या करेंगे आप? एक्सेप्शन कर देंगे। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख रहे हैं, रूल से लिख रहे हैं, वो न लिख के कुछ और लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रूल से चलते हैं तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को आप ना लिखते। यही कारण है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता, बाकी सबको ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डक्टाइल, मैलिएबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज। ऑल हैव वन और मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा BCC, FCC या क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। लेकिन इन सब की जो स्ट्रक्चर होते इनमें से कोई नहीं है। होते तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रक्चर ही नहीं होते। भैया ऐसा तो है नहीं कि ये तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है लेकिन बाकी सब तो सॉलिड में पाए जाते हैं ना। तो वो टिपिकल स्ट्रक्चर बोल के काम चला लेते हैं, उन स्ट्रक्चरों को आपको नहीं पढ़ना रहता है। तो आप टिपिकल स्ट्रक्चर नाम से काम चला लीजिए, क्योंकि जब आप हायर स्टडी में जाते हैं, जो कि आपको भगवान ना करे कि आपको केमिस्ट्री से हायर स्टडी करनी पड़े, आप अपना MBBS करिए, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, बार बार देख रहे हैं ट्रांजिशन मेटल में तो खैर ये है ही नहीं, आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलाटिलिटी। अगर मैं ट्रांजिशन मेटल बोल रहा हूँ तो मैं एक्सेप्ट तो बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे बोलना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट और मैं एक्सेप्ट ये लिख देता। लेकिन NCERT ने ये लाइन लिखी है ऐसे, तो मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो कोई। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, एक्सेप्ट ये। ट्रांजिशन मेटल तो ये है ही नहीं, तो फिर एक्सेप्ट की क्या बात है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हाई। मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, क्रोमियम, ये ऑर्डर मैंने ग्राफ से लिखा है, ग्राफ जो दिया हुआ है उस ग्राफ से मैंने ये लिखा है। मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कोहेसिव फोर्स जो है उनके बीच, कोहेसिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। और कोहेसिव फोर्स तब ज़्यादा होता है जब
उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। एक एक्सेप्शन के साथ, मैग्नीज में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बावजूद भी डी में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बावजूद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये एक्सेप्शनल है। बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट को अरेंज कर दिया गया है। वैसे आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मत याद रखिए, आप ऑर्डर याद रखिए। ड्यू टू बेटर मेटेलिक बॉन्डिंग दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का कारण क्या है। मेटेलिक बॉन्ड कारण है बॉइलिंग पॉइंट का, और मेटेलिक बॉन्ड का कारण है NS इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में NS इलेक्ट्रॉन है। जैसे 3D सीरीज की बात करें या फर्स्ट सीरीज की बात करें तो 4S इलेक्ट्रॉन है, वो मेटेलिक बॉन्ड का कारण है, क्योंकि उसी के डीलोकलाइजेशन से मेटेलिक बॉन्ड बनता है। लेकिन जो कोहेसिव फोर्स है, जो मेल्टिंग पॉइंट का कारण है, वो D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों अलग अलग है। मेटेलिक बॉन्ड का कारण NS इलेक्ट्रॉन है, और कोहेसिव फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, ये सारी चीज़ों का कारण है N-1D इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम अवेलेबल फॉर डीलोकलाइजेशन एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने NS इलेक्ट्रॉन बोला यहाँ पे। हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर द हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन कौन है? Mn है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसके बावजूद भी उसके मेल्टिंग पॉइंट कम है। एंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन क्योंकि फ्यूजन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये एटम ही होते हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन को अगर, आयरन का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों एक ही है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा और पी ब्लॉक के एलिमेंट से कम होती है। मैंने एक ऑर्डर लिख रखा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का। आपको जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, या तो ये ऑर्डर आप रट्टा मार लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको 4 एटम दे दे और बोले कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो आपको साइज का ऑर्डर याद होना चाहिए। दूसरा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी का ऑर्डर सेकंड है, तो सेकंड है तो ये कॉपर को सबसे आगे क्यों कर दिया? क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3D क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा, साइज का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। समझ गए? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करते हैं। हेडिंग डाल दिया है, थोड़ी सी जगह थी तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ लिख ना पाते, तो हमने सोचा ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से लिखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में बोला जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब एक से ज़्यादा तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्कैंडियम एंड जिंक। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे स्कैंडियम +3 शो करता है और जिंक केवल +2 शो करता है। ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, स्कैंडियम एंड जिंक नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। मैंने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में सब पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने सर्कल कर दिया है। ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो उस एलिमेंट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माने जाते हैं। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों माने जाते हैं, क्या कारण है ऐसा कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है, या कौन सा अगर 2 स्टेबल है तो उन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा माना जाता है? तो देखिए, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है? पहले तो आप ये जान ले कि D का 0 होना, D का 10 होना, D का 5 होना, ये 3 तो स्टेबल है, D0, D10, D5। उसके बाद D3, जिसको हम T2G3 बोलेंगे,
D6 जिसको हम T2G6 बोलेंगे, और D8 जिसको हम T2G6 EG2 बोलेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख रहे हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेबल माना जाता है वो इनको माना जाता है। इनका नंबर बाद में आता है और इनका नंबर पहले आता है, और इनमें भी अगर कंपेयर करना हो कि सबसे पहले कौन, तो ये D0 का नंबर सबसे पहले आता है, क्योंकि D में 0 तब होगा जब 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप स्कैंडियम में ही आपका 4s2 3d1 है, और आपने 4s से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसका +3 हो गया। अब +3 हो गया तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चला गया। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, D0 का होना मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाना, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा स्टेबल होती है। तो स्टेबल होना, दूसरी बात यह है कि स्टेबल होने का और भी कारण है, खाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही कारण नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। फिलहाल थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखिए ये क्या है, ये है D0, ये है D0, ये D0, ये D0 और ये D0 है। इतना तो D0 है। अच्छा, इसको स्टेबल क्यों माना गया है? ये क्या है? T2G3 है। ये क्या है? T2G3 है। 3 क्रोमियम में जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते तो एक S का निकाल लेते, 2 D का निकाल लेते, 3 D में बचता है, मतलब D में 3 बचता है, तो वो T2G3 है। ये क्या है? ये D5 है और ये D0 है। अच्छा, ये क्या है? ये D5 है और ये क्या है? ये T2G6 है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये क्या है? तो ये भी T2G6 है। अच्छा, ये स्टेबल है, इसका कारण हाइड्रेशन एनर्जी है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक, मैंने आपको बोला कि केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप नहीं बोल सकते। Ni2+, ये क्या है? T2G6 Eg2 है। T2G6 Eg2 है। अब कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल है, 1+ कम स्टेबल है, 1+ D10 है, जबकि 2+ D9 है। क्यों है ज़्यादा स्टेबल? भाई ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। और यहां पर ये D10 है। तो मैंने आपको कुछ बताए जिनमें मैंने ये बोला कि इसको और इसको जब एक्सप्लेन करना होगा तो आप हाइड्रेशन एनर्जी उठाएंगे। बाकी सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों है स्टेबल। और ये याद रखिएगा कि ये जो है स्टेबल, ये यहां से ऐसे, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। मैग्नीज शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज देखिए 1 2 3 4 5 6 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एलिमेंट विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर का मतलब +2 +3 लोअर है, जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये तो फजान भैया भी कहकर गए थे कि चार्ज कैटायन पे ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, फजान भैया कह कर गए थे। अब जैसे इसका एग्जांपल, MnO में Mn के ऊपर +2 है, क्या है? आयनिक है। MnO4- में Mn पर +7 है, क्या है? कोवेलेंट है। अच्छा, +8, ऐसा नहीं कि +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, +8 है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट का। रुदेनियम एंड ऑस्मियम आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के मैंने बारे में आपको बताया। मैंने बोला कि एल्कीन पर जब आप ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रिएक्ट कराते हैं तो वो डाइऑल बनाता है और सिन एडिशन होता है, तो
आप ये भी देख रहे थे कि जब सिमेट्रिकल सिस था तो मीजोफॉर्म बन रहा था। अच्छा, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में अक्सर ऐसा होता है, जैसे FeCO5 है, NiCO4 है। बॉन्ड प्रोसेस में निकल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसी को बनाया जाता है। Mn2CO10 है, एक्चुअली MnCO5 होता है, लेकिन MnCO5 की जो EAN होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो 35 आती है। तो 35 कार्बोनिल में, मैंने बोला उस दिन आपको कि कार्बोनिल का जो EAN है वो 36 होना चाहिए। 36, 54, मतलब जो भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है, तो कार्बोनिल में 36 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 35। तो ये डाइमेराइज हो जाता है, या तो डाइमेराइज हो जाएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 36 तो करेगा। तो ये बात हुई कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट की। ध्यान रखिएगा कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या क्या ज़रूरत है और किन किन तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आपको ज़रूरत है। अब देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 अलग अलग कंडीशन पे बात करेंगे। ये वाली कंडीशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वाली कंडीशन को आपको एनसीईआरटी में दिया है, ये वाली कंडीशन भी एनसीईआरटी में, जो अभी मैंने लिखा नहीं है। लेकिन पहले समझते हैं कि ये है क्या। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है, लेकिन इनको इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, लॉस करना है। इनको इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, मतलब ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन होना है तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेना चाहिए। चलिए पहले समझा जाए। इट एक्सप्रेस द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है, कम मतलब नेगेटिव, जितना नेगेटिव में नीचे जाता है, वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और जितना ज़्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव होता है, वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जैसे फ्लोरीन का +2.87 है, तो वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और लिथियम का -3.04 है या 5 है शायद, वो क्या है, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है इन एक्वस मीडियम। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं हो रही। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है या एक्सेप्ट करना में केवल एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात नहीं है, यहाँ बीच में कई फैक्टर काम करते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ज़्यादा होना या ई स्टैंडर्ड रिडक्शन कम होना, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ज़्यादा होना या रिडक्शन पोटेंशियल का कम होना, एक ही बात है। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू होता है -ई रिडक्शन, भाई ये होता है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, वो ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, एक ही बात है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, साइन अलग हो जाता है बस। तो हायर द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, उसको मैंने लोअर द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड रिडक्शन भी लिखा है, डबल लिखना पड़ गया मुझे। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा या जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो एलिमेंट उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब अगर हम किसी सॉलिड से इलेक्ट्रॉन लूज करवा के उसको एक्वस मीडियम में डालना चाहते हैं, और वो भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व हुई होगी, या तो रिलीज हुई होगी या तो रिक्वायर्ड हुई होगी। लेकिन फ़ायदा तब होता है जब रिलीज होती है। बाहर से एनर्जी देकर ज़बरदस्ती कुछ भी करा सकते हो,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो अपने आप होता है, और अपने आप तब होता है जब एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो डेल्टा एच है ये एक्चुअली में डेल्टा एच ना होकर डेल्टा जी है, जिसको बोला जाता है यूजफुल वर्क, यूजफुल एनर्जी। तो ये जो ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है या ई स्टैंडर्ड रिडक्शन, लेकिन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन डेल्टा एच रिएक्शन इस पे, एंड डेल्टा एच रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डेल्टा एच रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है। अब आपने इसको क्या किया है, पहले आपने सॉलिड को गैस बनाया होगा, या आप सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बनाएंगे भाई, या तो दो प्रोसेस डाल दीजिए इसमें। सॉलिड को लिक्विड बनाइए, क्या होगा फ्यूजन, और लिक्विड को गैस बनाइए, क्या होगा वेपराइजेशन, या सॉलिड को सीधे गैस बनाइए, बोलिए सब्लिमेशन। ठीक है, तो हमने सॉलिड को गैस बनाया, सब्लिमेशन। गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन। अब गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन, तो जो गैसियस आयन है जिसका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है वो गैसियस आयन है, अभी भी वो एक्वस नहीं है, वो गैसियस आयन है। उसको जब पानी में डाला तो एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या क्या है, डेल्टा एच रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लोअर द सम ऑफ ऑल दीज मतलब नेगेटिव होना चाहिए। लोअर द सम ऑफ ऑल दीज का मतलब नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच रिएक्शन नेगेटिव होगा तभी एनर्जी रिलीज मानी जाएगी ना। लोअर द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल दीज, हायर द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। जितना इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती जाएगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की वैल्यू पॉजिटिव में होती जाएगी, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है भाई, डेल्टा जी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या होता है -2.303 RT, नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है -NF ई सेल। तो ई सेल तो सेल का रिएक्शन हो गया, लेकिन मान लीजिए केवल ऑक्सीडेशन का डेल्टा जी निकालना चाहते तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई ऑक्सीडेशन। तो ई ऑक्सीडेशन जब आप डेल्टा जी निकाल रहे हैं और ई ऑक्सीडेशन, देखिए आप प्रोसेस ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो डेल्टा जी से आप ई ऑक्सीडेशन नहीं निकालेंगे, वहाँ से रिडक्शन नहीं निकाल लेंगे। रिडक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के बाद उसका साइन रिवर्स कर देंगे। जैसे आपके पास फॉर्मूला है, ये प्रोसेस है डेल्टा जी ऑक्सीडेशन -NF ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मान लीजिए ये स्टैंडर्ड लगा दिया तो यहां भी स्टैंडर्ड लगा दिया। तो अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और ये -4 लेके ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में डेल्टा जी ऑक्सीडेशन अगर ले रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना होगा। मेरा कहने का मतलब केवल ये है, अगर थर्मोडायनेमिकली आप समझना चाहते हैं तो, और आप खाली एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो बड़ा पेंच है उसके अंदर। वो रिडक्शन पोटेंशियल से रिडक्शन करा के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को समझा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए मैंने आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करी है। बातें सारी मैं वही बोलूँगा जो एनसीईआरटी बोला है, बस मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पेज पढ़ लिया और मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने इसको ऐसे बोला तो फिर पलट जाएगा मामला, आप बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। चलिए यहाँ तक हम पहुँचे। द एलिमेंट विच लूज ईजिली इलेक्ट्रॉन, जो भी एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हैव हाई ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड लो मतलब नेगेटिव डेल्टा एच रिएक्शन। ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ज़्यादा होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा ज़्यादा होगा तब ये वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में आएगी। डेल्टा एच रिएक्शन क्या है? डेल्टा एच सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सम है। लिखा है हमने कहीं पर लिखा नहीं है, ये लिखा है सम। अब देखिए ये क्या है, ये तो एनर्जी लगेगी, खर्चा होगा, ये भी खर्चा होगा और ये रिलीज होगी, आमदनी होगी। तो किसी भी काम, ये है काम आपका, किसी भी काम को करने के लिए आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए और खर्चा कम होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या है, ये आमदनी है, ये खर्चा है। इन दोनों के सम से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड। दे आर पुअर रिड्यूसिंग एजेंट देन एस ब्लॉक एलिमेंट, जाहिर सी बात है। ऑल हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, मतलब सबके सब आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहते हैं, लेकिन कॉपर नहीं। बट कॉपर हैज नेगेटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कॉपर इज अनेबल टू लिबरेट H2। अब कॉपर क्यों नहीं करना चाहता? कि कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोपोटेंशियल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के बाद आता है। अब बाकी सभी ट्रांजिशन मेटल वेटल सब ऊपर चले जा रहे हैं, एस ब्लॉक सब ऊपर चले जा रहे हैं, यही कॉपर नीचे आ जाता। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी सिक्के बनाए जाते थे वो ऐसे ही साइंटिफिक रीजन था ना भैया। पुराने राजा महाराजा जब सिक्के बनाते थे सोने के, चांदी के, बाद में तांबे का चला, तो सोने चांदी के सिक्के क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि वो नॉर्मली किसी एसिड बेस से रिएक्ट नहीं करता था, इनर्ट माने जाते हैं ना। तो कॉपर इज अनेबल टू लिबरेट H2। बाकी सभी मेटल को अगर जैसे आयरन को आप HCl से रिएक्ट करा दीजिए तो FeCl2 और H2 दे देगा, लेकिन कॉपर को HCl से रिएक्ट कराए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, डाइल्यूटेड। हाँ, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद कॉपर। ये कॉपर से रिएक्ट करते हैं, H2 नहीं रिलीज होता, H2 यहाँ भी नहीं रिलीज होता, कॉपर से रिएक्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को डाइल्यूट HNO3 का बताया था, कंसंट्रेटेड HNO3 का बताया था मैंने, वेरी डाइल्यूट HNO3 के बारे में बताया था आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो किसके साथ कैसे वर्क करेगा वो आप टॉपिक को पढ़ेंगे। H2SO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है कि H2SO4 को जब हम तोड़ते हैं तो वो SO2 बनाता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, प्लस H2O बनाता है। तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कारण है इसके। तो कॉपर रिएक्ट कर जाता है, इन लोगों से रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, तो कॉपर को आप मान लीजिए कि बाकी सब आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, लेकिन कॉपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, जल्दी नहीं करता। ऐसा नहीं कि कॉपर +1 बनाते ही नहीं, बनाता है पर खींचना पड़ता है जबरदस्ती। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो जिनसे खर्चा, साथ में गए, 2 लोग साथ में गए तो क्या होता है कि कुछ कभी आपने अक्सर अपने साथ ऐसा देखा होगा कि 2 दोस्त अगर साथ जा रहे हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी, तो अक्सर ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है कि एक दूसरे के साथ कि हाँ भाई मैं पैसा दे देता हूँ, मैं पैसा दे देता हूँ, इस तरीके से सभी एक एक बार कभी ना कभी दे देते हैं। आपके बीच में कोई ऐसा दोस्त भी होगा जिसका कभी जेब पर, पर्स पर हाथ ही नहीं जाता होगा। ऐसा नहीं कि वो गरीब है, उसका पर्स पे हाथ नहीं जाता होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ज़बरदस्ती ट्रीट ले लें उससे, तो ये कॉपर ऐसा ही है, इससे ज़बरदस्ती खींचना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो भी प्रोसेस तो वही हुआ, डेल्टा H रिएक्शन, सारा का सारा कंडीशन वही होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 बार आ जाएगी। अब कॉपर है लो, दैट इज नेगेटिव ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, यहाँ भी नेगेटिव है कॉपर का, कॉपर यहाँ भी विरोध कर रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि डेल्टा H हाइड्रेशन इन दोनों के सम के क्या है, कम है। अब कम है तो ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यही तो बोला है इसने, नेगेटिव है। फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें सबसे स्टेबल एक्वस मीडियम में सबसे स्टेबल होता है टाइटेनियम 2+, सबसे स्टेबल। मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो होता है, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हाईएस्ट भी होता है या ई स्टैंडर्ड रिडक्शन लोवेस्ट भी होता है भाई। और जहाँ मैंने, अगर आप इसको लोवेस्ट रिडक्शन लिखते हैं तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन लिख देंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे आप बस, ठीक है। तो टाइटेनियम +2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और कॉपर को तो बोल दिया कि +2 बनाना नहीं चाहता, क्योंकि खींचना तो पड़ेगा आपको। अच्छा, +2 बनाता है टाइटेनियम, निकल भी +2 बनाता है, लेकिन निकल
का ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, या बोल सकते ई स्टैंडर्ड रिडक्शन उसका नेगेटिव है, लेकिन बहुत कम वैल्यू में होता है। कहने का मतलब है कि एकदम पॉजिटिव के करीब पहुंचता है, रहता नेगेटिव में ही लेकिन एकदम पॉजिटिव करीब पहुंचता है। तो ये निकल का काम है। मतलब निकल को बोला जाए तो निकल +2 में सबसे कम स्टेबल और टाइटेनियम +2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल। और आपसे कोई बोले कॉपर, तो बोलो कॉपर बनाना ही नहीं चाहता, कॉपर बनाना ही नहीं चाहता। अब बोलोगे सर +2 बनाता तो है। अरे यार तू एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन खींच ले, आयनाइजेशन तो कर ही सकता है। आयोनाइजेशन तो तुमने यूरेनियम का कर रखा है, समझ गया। अब तीसरा की बात करते हैं।